पुराने वक्तों की बात है जब दुनिया में सच्चाई और वफा की कदर हुआ करती थी। दरियाए जेहलम के किनारे बसे एक छोटे से गांव नूरपुर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम बरकत था। बरकत की उम्र 35 साल के करीब थी, मगर गुर्बत और मेहनत ने उसे 50 साल का बूढ़ा बना दिया था। उसके चेहरे पर गहरी लकीरें थीं, हाथ खिरदरे और आंखों में थकावट के बावजूद एक अजीब सा नूर था। बरकत के पास न कोई जमीन जायदाद थी, न माल और दौलत। बस एक छोटा सा टूटा फूटा मकान था जिसकी छत बारिश में टपकती थी। दीवारें मिट्टी की थीं, दरवाज़ा टूटा हुआ और खिड़कियों में शीशे की जगह पुराने तख्ते लगे थे। मगर उसके पास एक खजाना ज़रूर था, एक बूढ़ा गधा जिसका नाम राजू था। राजू कोई आम गधा नहीं था। 15 साल पहले जब बरकत के वालिद फौत हुए थे तो उन्होंने अपने बेटे को यही एक चीज़ विरासत में दी थी। बेटा, ये राजू तुम्हारा भाई है, इसका ख्याल रखना, ये तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये उसके वालिद के आखिरी अल्फाज थे। और वाकई राजू ने अपने मालिक को कभी मायूस नहीं किया। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, राजू बरकत के साथ खेतों में काम करता, हिल खींचता, बोझ उठाता और कभी शिकायत नहीं करता। बरकत और राजू की दोस्ती आम दोस्तियों जैसी ना थी। ये वो रिश्ता था जो बरसों की भूख, मेहनत और मुसीबतों में तप कर सोना बन चुका था। बरकत अपने गधे से ऐसे बातें करता जैसे कोई अपने सगे भाई से करे। राजू, आज खाने को रोटी भी नहीं है, कल जमींदार साहब से मजदूरी मिलेगी तो आटा ले आऊंगा। बरकत ने एक शाम कहा जब उसके पास खाने को कुछ नहीं था। राजू ने अपना सर बरकत के कंधे पर रखा जैसे कह रहा हो, कोई बात नहीं, हम मिलकर ये मुश्किल वक्त भी गुजार लेंगे। बरकत ने राजू के लिए 2 मुट्ठी भूसा डाला और खुद भूखा सो गया। ये कोई पहली बार नहीं था, कई रातें ऐसे ही गुजरी थी। गांव वाले अक्सर मुस्कुरा कर कहते, देखो बरकत को, गुर्बत ने पागल कर दिया है, गधे से बातें करता है, अपने जानवर से ज्यादा मोहब्बत करता है, अपनी बीवी से कम। कोई तंज करता, बीवी होती तो पता चलता, दूसरा कहका लगाता। मगर बरकत को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी दुनिया में राजू ही उसका सब कुछ था, खानदान भी, दोस्त भी और दौलत भी। मौसम बहार की एक खूबसूरत सुबह थी। परिंदे चहचहा रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान बिल्कुल साफ था। बरकत ने राजू को हिल में जूता और गांव के बाहर वाक़े एक छोटे से खेत की तरफ चल पड़ा। ये खेत बरकत का अपना नहीं था, गांव के एक अमीर जमींदार चौधरी अकरम का था, जो बरकत को इस खेत में मजदूरी के बदले काम करने देता था। बरकत को आधी फसल मिलती थी। चलो राजू, आज अच्छी मेहनत करनी है, अगर फसल अच्छी हुई तो इस साल तुम्हारे लिए नई रस्सी और मेरे लिए नया करता ले आऊंगा, बरकत ने खुश होकर कहा। राजू ने कान हिलाए जैसे समझ रहा हो। दोनों ने काम शुरू कर दिया। बरकत हिल पकड़े हुए था और राजू आहिस्ता आहिस्ता उसे खींच रहा था। जमीन नरम थी, मिट्टी की खुशबू आ रही थी। 2 घंटे काम के बाद जब सूरज तेज होने लगा तो बरकत ने सोचा कि थोड़ा आराम कर लें, मगर इसी लम्हे हिल की नोक किसी सख्त चीज से टकरा गई। इतनी जोर से टकराई कि बरकत के हाथ झुंझुना गए और वो गिर गया। राजू फौरन रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने एक अजीब सी आवाज निकाली, जैसे अपने मालिक को खबरदार कर रहा हो। क्या हुआ राजू? बरकत उठा और हिल की तरफ गया। वहां मिट्टी में कुछ चमक रहा था, कोई धाती चीज। बरकत ने फौरन हाथों से मिट्टी खोदना शुरू कर दी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। शायद कोई खजाना हो, शायद सोने के सिक्के हों, उसके दिल में ख्याल आया। थोड़ी देर बाद उसके हाथों में एक भारी सी चीज आई। ये पैतल की एक कदीम बोतल थी, लंबी और गोल, जिस पर अजीबो-गरीब नक्शो निगार बने थे। कुछ अरबी हरूफ थे, कुछ अजीब अलामतें। बोतल के मुंह पर सुर्ख मोम की एक मेहर लगी थी, जिस पर कोई कदीम मोहर लगी हुई थी। अल्लाह रे राजू, ये क्या चीज है? बरकत ने हैरत से कहा। राजू बोतल की तरफ सूंघने लगा और फिर एक कदम पीछे हट गया, जैसे उसमें कुछ खतरनाक हो। बरकत ने बोतल को हिलाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, न पानी की न किसी और चीज की। शायद अंदर कुछ कीमती हो, हीरे या मोती। बरकत के दिल में लालच ने जन्म लिया। उसने बोतल को सीने से लगाया और जल्दी से अपने झोंपड़े की तरफ दौड़ पड़ा। राजू भी उसके पीछे पीछे आया। घर पहुंचकर बरकत ने दरवाजा बंद किया और बोतल को गौर से देखने लगा। उसे खोलने का सोचा तो डर भी लगा, क्या पता उसमें कोई जहर हो या कोई लानत, उसने सोचा। मगर लालच ने डर पर फतह पा ली।
उसने एक पत्थर उठाया और महर तोड़ने की कोशिश की। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार महर टूट गई। और फिर जो हुआ वो बरकत ने कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा था। बॉटल से नीले रंग का एक गाढ़ा धुआं निकलने लगा। धुआं इतना गाढ़ा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। बरकत खांसने लगा और पीछे हटा। धुआं ऊपर की तरफ उठा और छत तक पहुंच गया। फिर वो एक शक्ल बनने लगा। पहले 2 लंबे पांव, फिर एक देव हैकल जिस्म, फिर 2 बड़े बाजू और आखिर में एक खौफनाक चेहरा। ये कोई इंसान नहीं था, ये जिन था। इसकी ऊंचाई कम से कम 8 फुट थी। इसका रंग नीला था, जिस्म पर अजीब निशानात थे। इसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थीं और इसकी आवाज़ बादलों की गरज जैसी भारी थी। बरकत खौफ से कांप गया। इसकी टांगें कांपने लगी और वो पीछे हटते हटते राजू से जा टकराया। राजू बेखौफ अपनी जगह खड़ा था, जैसे अपने मालिक की हिफाजत कर रहा हो। जिन ने अपने हाथ फैलाए और एक लंबी सांस ली। आजादी, 1000 साल बाद आजादी। फिर उसने बरकत की तरफ देखा। तो कौन है फानी इंसान जिसने मुझे कैद से आजाद किया? बरकत की जबान खुश्क हो गई, कोई लफ्ज ना निकला। जिन ने हंसा, उसकी हंसी पूरे घर में गूंज गई। डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जिन्नों का बादशाह जफर हूं। 1000 साल पहले एक जादूगर ने मुझे इस बोतल में कैद कर दिया था। तूने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तेरी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। एक ख्वाहिश? बरकत ने हिकलाते हुए पूछा। हाँ, सिर्फ एक। सोच समझ कर मांगना। दौलत, शोहरत, ताकत, इल्म, जो भी चाहे। मगर याद रख, ख्वाहिश की कोई वापसी नहीं। बरकत का दिमाग तेजी से चलने लगा। एक ख्वाहिश? सिर्फ उसने अपने इर्द गिर्द देखा। टूटे फूटे घर की दीवारें, फटी हुई चटाई, खाली बर्तन। फिर उसने अपने आप को देखा। पुराने फटे कपड़े, नंगे पांव, खुश्क हाथ। मैं अमीर बन सकता हूँ, महल मांग सकता हूँ, सोने का अंबार मांग सकता हूँ, उसके दिल में ख्याल आया। मगर फिर उसकी नज़र राजू पर पड़ी। बूढ़ा थकाहारा राजू, जिसने उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ा था। और इस लम्हे बरकत को अपने वालिद की बात याद आई। बेटा, दौलत आती जाती रहती है, मगर वफा कभी नहीं जाती। बरकत ने गहरी सांस ली और कहा, ए जिन, मेरी बस एक ख्वाहिश है। मेरा ये गधा जब भी चले, उसके कदमों से सोने के सिक्के निकले, ताकि हमें इस मुशक्कत भरी जिंदगी से निजात मिल जाए। जिन ने एक लम्हे के लिए हैरत से देखा। फिर एक पुरस्रार मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। तूने अपने लिए नहीं, अपने जानवर के लिए मांगा। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। जैसी तेरी मर्जी, ऐसा ही हो। मगर याद रख, फानी इंसान, ख्वाहिशें अक्सर दिलों के भेद खोल देती हैं। दौलत इंसान को बदल देती है और तब असल चेहरे सामने आते हैं। ये कहकर जिन धुएं में बदल गया और बोतल में वापस चला गया। बोतल भी गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। बरकत ने राजू को देखा। चलो राजू, देखते हैं क्या होता है। अगली सुबह जब बरकत सवेरे उठा तो उसे कल का वाक़या ख्वाब लगा। शायद मैं बीमार था, उसने सोचा। मगर जब उसने राजू को बाहर निकाला और राजू ने पहला कदम रखा तो जमीन पर एक चमकदार सोने का सिक्का गिरा। बरकत की आंखें खुली की खुली रह गईं। राजू ने दूसरा कदम रखा। एक और सिक्का। तीसरा कदम। एक और। ये सच है, वाकई सच है। बरकत चीखा। उसने जल्दी से सिक्के उठाए। खालिस सोने के सिक्के थे, भारी और चमकदार। हर एक की कीमत कम से कम 100 रुपए थी। बरकत की खुशी की कोई हद ना रही। उसने राजू को गले लगाया। राजू, हम अमीर हो गए। अब न भूख, न प्यास, न मुसीबत। उसने राजू को थोड़ा सा चलाया। 10 कदम, 10 सोने के सिक्के। ये तो कमाल है। 1 मिनट में 10 सिक्के। 1 घंटे में कितने होंगे? बरकत ने हिसाब लगाना शुरू किया। मगर फिर उसे ख्याल आया, अगर किसी ने देख लिया तो लोग राजू को छीन लेंगे। उसने फौरन सिक्के अपने कपड़ों में छुपाए और राजू को अंदर ले गया। राजू, ये राज सिर्फ हमारे दरमियान रहेगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बरकत ने संजीदगी से कहा। दोपहर को बरकत ने शहर के एक सनार के पास जाने का फैसला किया। उसने 2 सिक्के लिए और शहर चला गया। सनार शेख अब्दुर्रहमान एक दयानतदार आदमी था। उसने सिक्के देखे तो हैरान हो गया। शायद 200 साल पुराने। कहाँ से मिले? वो
खेत में खोदते वक्त मिल गए। बरकत ने झूठ बोला, ये खजाना है, तुम्हें हुकूमत को बताना चाहिए। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, बस आप उनकी कीमत बता दें। सुनार ने सिक्के तोले, जांचे और कहा, हर सिक्के की कीमत 200 रुपये है। बरकत के कान खड़े हो गए। 200? उसने कभी इतना पैसा नहीं देखा था। मैं एक सिक्का बेचूंगा, बरकत ने कहा। सुनार ने 200 रुपये दिए। बरकत ने पहली बार इतने नोट हाथ में लिए। वो बाजार गया। पहले एक दुकान से अच्छा आटा लिया, फिर दाल, चावल, मसाले, फिर राजू के लिए ताज़ा हरी घास, फिर अपने लिए नया करता और शलवार। जब वो घर पहुंचा तो उसके हाथों में ढेर सारी चीजें थीं। राजू देखो, आज हम दोनों खूब खाएंगे, बरकत ने खुशी से कहा। उसने राजू के लिए घास डाली और खुद के लिए खाना पकाना शुरू किया। बरसों बाद उसके घर में अच्छे खाने की खुशबू आई। रात को बरकत ने पेट भरकर खाया, फिर बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखा। अल्लाह का शुक्र है, अब जिंदगी बदल जाएगी, उसने सोचा। मगर उसे क्या मालूम था कि जिनकी बात सच थी, दौलत वाकई इंसान को बदल देती है। दूसरे दिन बरकत ने सोचा कि अपने घर की मुरम्मत करवा ले। उसने एक मेमार को बुलाया। मेरे घर की छत ठीक करनी है, कितने पैसे लगेंगे? मेमार ने हैरत से देखा। बरकत, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वो मैंने कुछ बचत की थी, बरकत ने जवाब दिया। 700 रुपये लगेंगे। ठीक है, काम शुरू करो। मेमार हैरान रह गया। वो बरकत गरीब, जिसके पास खाने को नहीं था, आज 700 रुपये दे रहा है। शाम तक पूरे गांव में खबर फैल गई, बरकत के पास पैसे आ गए हैं। कैसे आए पता नहीं, मगर उसने नए कपड़े लिए हैं और घर की मुरम्मत करवा रहा है। लोग कयास आराइयां करने लगे। किसी ने कहा चोरी की होगी, किसी ने कहा कर्ज लिया होगा, जरूर कोई चक्कर है। एक दुकानदार ने बराह रास्त पूछा, बरकत सच बताओ, पैसे कहाँ से आए? मैंने खजाना पाया है, बरकत ने सच बोल दिया, मगर पूरी सच्चाई नहीं बताई। खजाना कहाँ? खेत में सोने के पुराने सिक्के थे। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। शाम तक गांव का हर शख्स जानता था कि बरकत को खजाना मिला है। चौथे दिन बरकत के घर पर लोगों का हुजूम लगा था। बरकत, हमें भी बताओ कहाँ खजाना मिला, हम भी तलाश करेंगे। ये हराम का माल है, हुकूमत को बताना चाहिए। बरकत परेशान हो गया। लोगों की भीड़, सवालात, इल्जामात, सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। 5वें दिन चौधरी अकरम, जिसकी जमीन में बरकत काम करता था, उसके घर आया। बरकत, सुना है तुमने मेरी जमीन से खजाना निकाला है? जी हाँ चौधरी साहब। तो वो मेरा हक है, मेरी जमीन मेरा खजाना। बरकत ने सर झुका लिया। मगर चौधरी साहब, मैंने मेहनत से निकाला है। मेहनत मेरी जमीन पर की है, मुझे आधा हिस्सा चाहिए। बरकत के दिल में खौफ पैदा हुआ, अगर चौधरी ने राजू का राज जान लिया तो? ठीक है चौधरी साहब, मैं आपको हिस्सा दूंगा। उसने 200 रुपये दिए। चौधरी ने हिकारत से देखा, बस इतना? पूरा खजाना कहाँ है? बाकी मैंने खर्च कर दिया। चौधरी गुस्से में चला गया, मगर उसने फैसला कर लिया कि बरकत पर नजर रखेगी। छठे दिन गांव का सरदारी मजलिस की मीटिंग हुई। बरकत ने खजाना पाया है, ये गांव की मुश्तरका मिल्कियत होनी चाहिए। जी हाँ, सब में तकसीम होना चाहिए। ये गांव के लिए बरकत है, एक आदमी के लिए नहीं। सरदारों ने बरकत को बुलाया। बरकत, ये खजाना तुम्हारा नहीं, गांव का है, इसे सब में तकसीम करो। बरकत ने इनकार किया। ये मैंने पाया है, ये मेरा है। तुम्हारे पास कल तक कुछ नहीं था, अब इतना पैसा कहाँ से आया? जरूर कोई बड़ा खजाना है। लोगों में इख्तलाफ हो गया, कुछ बरकत के हक में थे, कुछ खिलाफ। 7वें दिन शहर से एक अमीर ताजिर हाजी साहब आए। उनके साथ 2 नौकर थे। बरकत, मैंने तुम्हारे खजाने के बारे में सुना है। मैं तुमसे वो ज़मीन खरीदना चाहता हूँ जहाँ खजाना मिला। वो मेरी ज़मीन नहीं है, तो जो भी खजाना बचा है वो बेच दो, मैं अच्छी कीमत दूंगा। बरकत ने इनकार कर दिया। हाजी साहब ने अपना नौकर इशारे से बुलाया। नौकर ने एक बोरी लाकर बरकत के सामने रख दी। इसमें 5000 रुपये हैं, बदले में तुम्हारा वो गधा दे दो। बरकत चूक गया। गधा? राजू को क्यों? मैंने सुना है तुम इससे बहुत मोहब्बत करते हो। मैं अच्छे जानवरों का शौकीन हूँ, मैं इसका अच्छा ख्याल रखूंगा। बरकत के दिल में शक। 15,000? इतने पैसों में वो नया गधा ले सकता है, घर बना सकता है, जिंदगी भर आराम से रह सकता है। मगर फिर उसने राजू की आंखों में देखा, वो मासूम वफादार आंखें जो 15 साल से उसका साथ दे रही थी। नहीं हाजी साहब,
राजू मेरा भाई है, सामान नहीं। हाजी साहब गुस्से में उठकर चला गया। 8वें दिन बरकत ने महसूस किया कि लोग उससे हसद करने लगे हैं। कोई उससे बात नहीं करता था। बाजार में दुकानदार सामान महंगा देने लगे। तुम्हारे पास तो खजाना है, ज्यादा कीमत क्या हुई? एक ने तंज किया। बरकत को एहसास होने लगा कि दौलत ने उसे गांव से अलग कर दिया है। 9वें रात बरकत ने राजू से कहा, राजू, ये खजाना तो लानत बन गया। पहले तो सब मुझे गरीब बरकत कहकर हंसते थे, अब हसद करते हैं। राजू ने अपना सर बरकत के कंधे पर रखा। काश मैंने कुछ और मांगा होता, शायद सिर्फ इतना कि हम दोनों को रोज का खाना मिल जाए, मगर अब देर हो चुकी थी। 10वें रात आधी रात को 3 साए बरकत के घर की तरफ बढ़े। ये गांव के 3 बदमाश थे, काला, शीरा और मंशा। उन्होंने छुपकर देखा कि बरकत सो रहा है। चलो गधे को ले चले। बरकत कहता है कि खजाना खत्म हो गया, मगर मेरा दिल नहीं मानता, जरूर कोई राज है। काला ने दरवाजा तोड़ा। शोर सुनकर बरकत उठा। कौन है? तीनों ने अंदर घुसकर बरकत को पकड़ लिया। चीखो मत, बस खामोशी से बताओ खजाना कहाँ है। मैं बता चुका हूं, खत्म हो गया। झूठ, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? शीरा ने बरकत के हाथ पीछे बांध दिए। मंशा ने राजू की रस्सी पकड़ी। ये गधा ले चलें, बेचकर कुछ न कुछ तो मिलेगा। नहीं, राजू को मत ले जाओ, मुझे मार दो मगर राजू को छोड़ दो। बरकत चीखा, मगर किसी ने नहीं सुना। यह सुना मगर किसी ने मदद नहीं की। गांव वाले अपने घरों में दरवाजे बंद करके बैठे रहे। तीनों चोर राजू को लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। राजू ने जोर से रैंका, एक लंबी दर्द भरी आवाज, जैसे अपने दोस्त को अलविदा कह रहा हो। बरकत रोने लगा। राजू, मेरे भाई, माफ कर दे मुझे, मैं तेरी हिफाजत न कर सका। राजू को तेज चलाया जा रहा था। काला ने कहा, देखो कितने सिक्के गिर रहे हैं। हर जगह सोने के सिक्के बिखरे थे। शीरा ने एक सिक्का उठाया। ये तो खालिस सोना है। मंशा समझ गया, ये राज था। ये गधा सोना देता है। तीनों की आंखें चमक उठी। हम अमीर हो जाएंगे। मगर फिर उनमें इख्तलाफ शुरू हो गया। ये गधा मेरा है, मैंने पहले देखा था। नहीं, मैंने पकड़ा था। तुम दोनों चुप रहो, मेरा हक ज्यादा है। तीनों में लड़ाई शुरू हो गई। मक्के चलने लगे। राजू एक तरफ खड़ा उनकी लड़ाई देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने दोस्त बरकत को याद कर रहा था। उधर बरकत ने रस्सी खोल ली और भागा। उसने पूरे गांव में शोर मचाया, मेरा राजू चोरी हो गया, मदद करो। मगर कोई नहीं आया। तब चौधरी अकरम के बेटे जावेद ने कहा, चचा बरकत, मैं आपके साथ चलता हूँ। जावेद अच्छे दिल का नौजवान था। दोनों लालटेन लेकर जंगल की तरफ भागे। रास्ते में सोने के सिक्के बिखरे थे। ये सिक्के, ये कैसे? जावेद हैरान था। बरकत ने पूरी कहानी सुना दी, जिन, ख्वाहिश, सब कुछ। तो राजू ही खजाना था। हाँ, और मैं अहमक अपने दोस्त की हिफाजत ना कर सका। आगे चलकर उन्होंने तीनों चोरों को लड़ते देखा। राजू थका हारा खड़ा था। बरकत दौड़कर राजू के पास गया और उसे गले लगा लिया। राजू, मेरे भाई, माफ कर दे। राजू ने बरकत के चेहरे को अपनी जबान से चाटा, जैसे कह रहा हो, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। तीनों चोर बरकत को देखकर भागने लगे, मगर जावेद ने उन्हें पकड़ लिया। चौधरी साहब के पास चलो, इंसाफ होगा। जब बरकत राजू को लेकर वापस आया तो सुबह हो रही थी। गांव वाले जमा हो गए। सब ने सोने के सक्कों का रास्ता देखा। सब समझ गए कि राजू ही खजाना था। ये गधा गांव की मिल्कियत है, इसे सब में तकसीम करो, हर कोई बारी बारी इस्तेमाल करे। बरकत ने राजू को अपने पीछे छुपा लिया। नहीं, राजू किसी की मिल्कियत नहीं, वो मेरा दोस्त है। तो तुम अकेले अमीर बनोगे, हम सब गरीब हैं। लोग आगे बढ़े। बरकत ने राजू को गले लगा लिया। इसी लम्हे आसमान में गरज चमक हुई। नीले रंग का धुआं नमूदार हुआ। जिन जाहिर हो गया। सब लोग खौफ से पीछे हट गए। मैंने तुम्हें खबरदार किया था बरकत, दौलत इंसान को बदल देती है। जी, मैंने देख लिया। जिन ने गांव वालों की तरफ देखा। तुम लोग जो इसके दोस्त थे, अब दुश्मन बन गए, सिर्फ दौलत की वजह से। ये इंसानियत की असल हकीकत है। फिर उसने बरकत की तरफ देखा। तुमने अपने दोस्त को नहीं छोड़ा, तुम्हारे दिल में अब भी वफा है, मगर ये नेमत तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई है। बरकत ने कहा, जिन साहब, मैं ये नेमत वापस करना चाहता हूं। क्या? जी हाँ, ये सोना मुझे खुशी नहीं देता,
लोगों ने मुझसे दोस्ती ख़त्म कर दी, राजू को चुराने की कोशिश की। मैं नहीं चाहता ये। जिन ने ताज्जुब से देखा। तुम दौलत वापस करना चाहते हो? हाँ, मैं वही पुराना बरकत बनना चाहता हूँ, गरीब मगर अपने दोस्त के साथ। जिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तुमने इम्तिहान पास कर लिया बरकत। दौलत की आजमाइश में बहुत कम लोग कामयाब होते हैं। उसने हाथ हिलाया। राजू के कदमों से सोना निकलना बंद हो गया। गांव वालों के चेहरे मिट्टी के हो गए। जिन ने कहा, मगर मैं तुम्हें एक और नेमत देता हूँ। उसने दोबारा हाथ हिलाया। अब से राजू सेहतमंद रहेगा, कभी बीमार नहीं होगा और तुम्हारी मेहनत में बरकत होगी। तुम्हारा खेत सबसे ज्यादा फसल देगा। बरकत की आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया। जिन गायब हो गया। उस दिन के बाद गांव में सब कुछ बदल गया। जिन लोगों ने बरकत से हसद किया था उन्हें शर्मिंदगी हुई। एक एक करके सब ने माफ़ी मांगी। बरकत, हमने तुमसे गलत किया। हमने लालच में अपनी इंसानियत खो दी। बरकत ने सबको माफ़ कर दिया। जावेद ने कहा, चचा बरकत, आपने मुझे सबक दिया, दोस्ती सबसे बड़ी दौलत है। चौधरी अकरम ने बरकत को एक छोटा सा टुकड़ा ज़मीन दे दिया। ये तुम्हारी अपनी ज़मीन है, अब तुम्हें किसी और के खेत में मजदूरी नहीं करनी। बरकत ने शुक्रिया अदा किया। आने वाले महीनों में जिनकी बात सच साबित हुई। बरकत का खेत सबसे ज़्यादा फसल देने लगा। उसकी मेहनत में वाकई बरकत थी। अब बरकत के पास सोने के सिक्के तो नहीं थे, मगर उसके पास कुछ और था, इज्जत, दोस्त और राजू। शाम को जब वो खेत से वापस आता तो राजू के लिए ताज़ा घास लाता। राजू, तू जानता है मैंने क्या सीखा? राजू कान हिलाता। मैंने सीखा कि सोना दिल को स्याह कर देता है। लोग बदल जाते हैं, मगर सच्ची मोहब्बत, सच्ची वफा, ये कभी नहीं बदलती। 10 साल गुजर गए। बरकत अब 45 साल का था। उसकी शादी हो गई थी, एक बेटा और एक बेटी भी थी। राजू बूढ़ा हो गया था, मगर जिनकी बरकत से वो सेहतमंद था। बरकत का घर अब पुख्ता था, छोटा मगर साफ सुथरा। खेत अच्छी फसल देता था। जिंदगी आराम से गुजर रही थी। एक दिन बरकत का बेटा अहमद ने पूछा, अब्बू, राजू चचा आपका गधा है या भाई? बरकत हंसा। बेटा, राजू मेरा दोस्त है। जानवर होना या इंसान होना अहम नहीं, अहम वफा है। मगर लोग कहते हैं आपको एक बार बहुत दौलत मिली थी, सोना। हाँ बेटा, तो आपने उसे रखा क्यों नहीं? बरकत ने बेटे को गोद में बिठाया। क्योंकि मैंने सीख लिया था कि असल दौलत क्या है। सोना चांदी दौलत नहीं, असल दौलत मोहब्बत है, रिश्ते हैं, वफा है। अब्बू, लोग कहते हैं आप बेवकूफ़ थे। बरकत ने आसमान की तरफ देखा। शायद मैं दुनिया की नज़र में बेवकूफ़ हूँ, मगर बेटा, मैं हर रात चैन से सोता हूँ। मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, मेरा ख़ानदान मेरे साथ है, और सबसे अहम, मेरा दिल साफ है। अहमद ने राजू की तरफ देखा। राजू आराम से सोया था। मैं समझ गया अब्बू। 15 साल और गुजर गए। बरकत अब 60 साल का था। राजू बहुत बूढ़ा हो चुका था, अब वो हिल नहीं खींच सकता था। बरकत ने उसे मुकम्मल आराम दे दिया था। एक सर्दियों की रात राजू बीमार पड़ गया, जिनकी बरकत के बावजूद अब वक्त आ गया था। बरकत ने राजू को गर्म कंबल उड़ाया, उसके पास बैठ गया। राजू, याद है जब मेरे वालिद ने तुझे मुझे दिया था तो छोटा सा था और मैं नौजवान? राजू ने आंखें खोली। हमने साथ भूख देखी, सर्दी देखी, गर्मी देखी, मगर कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। बरकत की आवाज़ भर्रा गई। जब मुझे सोना मिला था मैं तुझे भूल गया था, मगर तूने मुझे माफ़ कर दिया। राजू ने अपना सर बरकत के हाथ पर रखा। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है राजू, मेरा भाई। रात भर बरकत राजू के पास बैठा रहा। सुबह होने से पहले राजू ने आखिरी सांस ली। बरकत फूट फूट कर रो पड़ा। बरकत ने राजू को अपने खेत में दफन किया। एक पत्थर पर लिखा, यहाँ राजू सोया है, एक वफादार दोस्त जिसने सिखाया कि असल दौलत सोना नहीं, वफा है। आज भी जब गांव के बच्चे इस कब्र के पास से गुजरते हैं तो उनके वालिदैन उन्हें बरकत और राजू की कहानी सुनाते हैं। और सबक ये है, सच्ची दौलत मोहब्बत, वफा और रिश्तों में है। सोना चांदी आता जाता रहता है, मगर सच्ची मोहब्बत हमेशा रहती है। लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर वफा उसे इंसान बनाती है।